नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3। क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। आज तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है मुद्रा और साख। तो अगर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से उस दोनों वीडियो को देखिए। तो मुद्रा और साख की बात करने वाले हैं आज हम। तो क्या होता है मुद्रा और साख, इसको बिल्कुल डिटेल में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो मुद्रा मुद्रा क्या होता है? हम जिसके माध्यम से किसी वस्तु को खरीदते हैं, ये चीजें होती है। और मुद्रा का जो इतिहास है वो बहुत ही लंबा रहा है। किस तरीके से ये मुद्रा, अब जो वर्तमान में जिस तरीके की मुद्रा चलती है वो अस्तित्व में आई। तो स्टार्ट करते हैं। मुद्रा एक विनिमय का माध्यम है। मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम है। वो इंपॉर्टेंट लाइन है ये। मुद्रा क्या है? एक विनिमय का माध्यम है। मुद्रा एक विनिमय का माध्यम है जो व्यापार को क्या बनाता है? आसान बनाता है। विनिमय मतलब किसी भी चीज को हम खरीद सकते हैं, या अगर हम कोई भी चीज बेचते हैं तो उसका हमारे को मुद्रा के रूप में उसका मूल्य मिल जाता है। ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली जिसे हम बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं, इसमें क्या होता है? आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की समस्या को हल करता है। तो देखो, अगर मुद्रा नहीं होती ना, मुद्रा नहीं होती तो आज भी हम किसके माध्यम से काम करते? वस्तु विनिमय के माध्यम से। किसके माध्यम से? वस्तु विनिमय के माध्यम से काम करते, जिसे अंग्रेजी में बार्टर प्रणाली कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास गेहूं है। ठीक है। उस टाइम पे मुद्रा नहीं होती थी। अगर मेरे पास गेहूं है, मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चावल चाहिए। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग से क्या मतलब है, समझना। मेरे पास गेहूं है और मेरे को चाहिए चावल। अब क्या होता है, किसी के पास चावल भी है, ठीक है, और गेहूं भी है। ठीक है। इसको चाहिए मक्का। अब क्या करेगा ये? अब इसको गेहूं चाहिए, गेहूं मतलब इसके पास गेहूं है, चावल चाहिए। अब ये गेहूं के बदले चावल लेना चाहता है, लेकिन यहाँ पर दूसरे व्यक्ति के पास चावल और गेहूं दोनों ही है। ये चावल बेच तो सकता है इसको, लेकिन इसको क्या चाहिए? मक्का चाहिए। इसके पास मक्का नहीं है। तो यहाँ पर आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग हो रहा है। इस कारण यहाँ पर जो वस्तु विनिमय प्रणाली है वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। हालांकि आज भी गांव में आपको वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिलेगी। हम जैसे गेहूं के बदले सब्जियां लेते हैं, आइसक्रीम लेते हैं। गाँव में गेहूं देके क्या लेते हैं? आइसक्रीम वगैरह खरीदते हैं, चुस्की वगैरह खरीदते हैं ना। वो सब किस में आता है? वस्तु विनिमय प्रणाली में ही आता है। ठीक है। उदाहरण के लिए, एक जूता निर्माता सीधे गेहूं खरीदने के बजाय जूते बेचकर पैसे कमाता है और फिर उस पैसे से जूते खरीदता है। मतलब आगे बात समझ में। मतलब मान लीजिए कोई जूता बनाने वाला आदमी है। ठीक है। वो क्या करता है? गेहूं के बजाय क्या बेच के, गेहूं खरीदने के बजाय क्या बेच के पैसे कमाता है? क्या बेचकर पैसे कमाता है? मुद्रा के रूप में पैसे कमाता है। ठीक है। आगे देखिए, मुद्रा व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की आवश्यकता को समाप्त करती है। अगर मुद्रा नहीं होना तो क्या हो? मुद्रा नहीं होती तो क्या होता? आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग हमारे को देखने को मिलता। आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग हमारे को क्या वो देखने को मिलता। ठीक है ना। अब मुद्रा के आने से क्या हो गया? आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग हमारे को देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। तो मुद्रा व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आवश्यकताओं के जो दोहरे सहयोग है उसे हम लोगों को बचाती है और समाप्त करती है। मुद्रा की आधुनिक रूप हम बात करने वाले हैं। वर्तमान जो रूप है मुद्रा के, वो किस तरीके से सामने आए। अगर पुराने रूप की बात करें तो हम पुराने टाइम पे जो मुद्रा के रूप है, पुराने टाइम के मुद्रा के रूप में हम जैसे अनाज हो गया, हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं या बेचते हैं तो अनाज के रूप में बेच देते हैं। बहुत सारी जगह पर हमने देखने को मिला है कि गाय को वस्तु विनिमय का साधन माना जाता था पहले। ठीक है ना। बहुत टाइम पहले जिसके पास गाय होगी वो अच्छा क्या होता था, जो समाज है उसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था, या बहुत ही पैसा वाला व्यक्ति होता था वो। ठीक है। सिक्के, कॉइन, बाद में क्या होता है, अलग अलग धातुओं जैसे सोने, चांदी, तांबे के सिक्के चलन में आए। बाद में ये सिक्के चलाए गए, लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई तो इतना सोना चांदी रखना बहुत मुश्किल था। और इनमें बहुत सारा वजन भी होता था, तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम प्रॉब्लम भी हमारे को क्या करनी पड़ती थी? फेस करनी पड़ती थी। ठीक है। इसके बाद देखिए, मुद्रा के आधुनिक रूप की बात करें, हम लोग मुद्रा के आधुनिक रूप की बात करें
तो क्या है मुद्रा का आधुनिक रूप, देखिए। तो आधुनिक रूप में क्या आ जाएगा, मुद्रा के आधुनिक रूप में क्या है, मुद्रा का आधुनिक रूप जिसे हम कागज के नोट कहते हैं। किसके नोट कहते हैं, कागज के नोट। कागज के नोट वर्तमान में मुद्रा का आधुनिक नोट है। और इसके साथ साथ धातु की जो सिक्के हैं, धातु के सिक्के, किसके सिक्के, धातु के। ठीक है, ये दोनों क्या है, आधुनिक रूप है मुद्रा के। ठीक है। ये किसी भौतिक वस्तु जैसे सोने चांदी पर आधारित नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सोने के सिक्के हैं तो शुद्ध चांदी के सिक्के होंगे और इतने रुपए में बेचने पर भी इसको ऐसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये क्या है कि एक सांकेतिक रूप से हमारे के द्वारा धातु की सिक्का बना रखा है। ठीक है। आगे देखिए, आगे देखने वाले हैं अब हम लोग। भारत में करेंसी नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आता है यहाँ से कि भारत है वहां पर करेंसी नोट किसके द्वारा बनाया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाया जाता है। 2 से लेके जितने भी अभी वर्तमान में 500 रुपये तक के जो नोट वगैरह है वो सब किसके द्वारा छापे जाते हैं, 1 रुपए के जो नोट है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा छापे जाते हैं नोट। ठीक है, आगे बात समझ में, याद रखना। 1 रुपए के नोट किसके द्वारा छापे जाते हैं, वित्त मंत्रालय के द्वारा छापे जाते हैं। बाकी 2 से लेके जो 500 है, 2 से 500 तक के। ठीक है, अब 2000 के तो अभी हालांकि खत्म हो गए, तो 500 रुपये तक के जो नोट है वो किसके द्वारा छापे जाते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा छापे जाते हैं। केवल 1 रुपए के जो नोट है वही किसके द्वारा छापे जाते हैं, वित्त मंत्रालय के द्वारा छापे जाते हैं। तो भारत में करेंसी नोट छापने का जो अधिकार है वो किसके पास है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा के पास है। ठीक है, याद रखना। अब देखने वाले हैं हम लोग बैंक में निक्षेप। बैंक में निक्षेप के बारे में बात करने वाले हैं। बैंक में निक्षेप, निक्षेप का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ डिपॉजिट। निक्षेप को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, डिपॉजिट कहा जाता है। तो क्या करते हैं, जैसे मैं कोई जॉब करता हूँ तो मेरी जॉब का कुछ हिस्सा मैं कहाँ पे जमा कराता हूँ, बैंक में जमा कराता हूँ, और इसे ही क्या कहा जाता है, निक्षेप या डिपॉजिट कहा जाता है। ठीक है, डिपॉजिट आपको ज़्यादा वर्ड याद होगा क्योंकि हिंदी का जो हिंदी शब्द है उसको बहुत ही कम प्रयोग में लेते हैं हम इसमें। तो लोग जो पैसा कमाते हैं उसका एक हिस्सा बैंकों में जमा कराते हैं और इसे ही क्या कहा जाता है, निक्षेप कहा जाता है। अब देखो सुविधा, अब बैंक क्या सुविधा देते हैं, लोग जरूरत पड़ने पर ही निक्षेपों, ये जो जमा पैसा है, जमा करवाया उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वे वेतन या मजदूरी के अलावा अतिरिक्त नकदी को बैंक में सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ, वेतन मजदूरी के अलावा भी और जो पैसा है उसको भी कहाँ पे रख सकते हैं, बैंक में रख सकते हैं। अब बैंक हमारे जो हमने जो पैसा जमा कराया उस पर क्या देता है, ब्याज भी देता है। क्या देता है, ब्याज भी हमारे को देता है। आगे बात समझ में, तो यहाँ तक आगे होगी आपको बात समझ में। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं मांग जमा। मांग जमा क्या होती है, देखिए मांग जमा, देखिए मांग जमा में क्या आता है, देखिए मांग जमा में क्या होता है, बैंक में जो हमारे द्वारा पैसे जमा किए गए थे ना लोगों के द्वारा, बैंक में जमा किए गए पैसों को लोग अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहे तब निकाल सकते हैं और इसे ही क्या कहा जाता है, मांग जमा कहा जाता है। मतलब हमने जो बैंक में पैसे जमा करवाए ना, हम उनको कभी भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कभी भी उनको निकाल सकते हैं और इसे ही क्या कहा जाता है, मांग जमा कहा जाता है। आगे बात समझ में, मतलब एक तो होता है निक्षेप। निक्षेप तो क्या होता है, जो जो हमारी एक्स्ट्रा इनकम को हम बैंक में जमा कराते हैं। और मांग जमा क्या कर कहते हैं, जिसे डिमांड कहते हैं अपन, जो पैसे निकलवाते हैं उसे मांग जमा कहते हैं। जब हमारे को कभी आवश्यकता पड़ती है पैसों की तो हम उन पैसों को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कभी भी, और इसे ही क्या कहा जाता है, मांग जमा कहा जाता है। ठीक है, अगला आता है चेक। लास्ट टाइम पे क्वेश्चन आ गया था यहाँ से चेक, चेक से रिलेटेड। तो चेक क्या होता है, चेक एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को सीधे नगद निकाले बिना भुगतान करने की अनुमति देता है। चेक में किसी विशेष व्यक्ति या संस्था को भुगतान करने का आदेश होता है। तो चेक क्या होता है, जैसे मैं हूं, मेरे को किसी आदमी को पैसा देना है। ठीक है, अब मैंने एक चेक के माध्यम से, या तो मैं नगद के माध्यम से पैसा दे सकता हूँ या चेक के माध्यम से। चेक क्या होता है, मैं जैसे मेरे को 1 लाख रुपए इसको देना है। ठीक है, अब या तो मैं 1 लाख रुपए के नोट लेके इसको दूं और फिर ये घर ले जाए, या कहीं इसको बाहर जाना है तो वहां ले जाए। ठीक है, तो बहुत ही रिस्की रहता है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, दे देता हूँ, एक कागज का नोट दे देता हूँ। एक कागज का नोट के टाइप ही होता है, अभी आगे देखने वाले हैं चेक क्या होता है। तो ये दूंगा मैं इनको, और ये कहीं किसी भी बैंक में जाके जो इनका बैंक अकाउंट है उसमें जाके उसको लगा देंगे।
फिर इस तरीके से ये मेरे अकाउंट से ये जो पैसा है ये इनके अकाउंट में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। ठीक है। चेक किस तरीके का होता है मैं आपको बता देता हूँ एक बार, किस तरीके से चेक होता है। ये देखिए चेक इस तरीके से चेक होता है। चेक में क्या क्या चीजें होती है देखिए, एक बार देख ली। यहाँ पर दिनांक लगानी होती है। क्या क्या करना होता है हमारे को चेक पे? तो सबसे पहले ऊपर जो राइट साइड है वहां पर हमारे को दिनांक लगानी पड़ेगी। ठीक है। पे जहां पर पे लिखा हुआ है वहां पर जिसको पैसा देना है उसका नाम लिखना है हमारे को। और यहाँ पर कितना रुपया हमारे को जमा करवाना है यहाँ पर शब्दों में लिखना है और यहाँ पर अंकों में लिखना है। ठीक है। यहाँ पर खाता संख्या लिखी होती है अपनी, जो आदमी है खुद उसकी खाता संख्या लिखी होती है। यहाँ पर बैंक शाखा का नाम लिखा होता है, यहाँ पर ये चेक नंबर लिखा होता है। ठीक है। यहाँ पर हमारे को क्या करना पड़ता है, साइन करना पड़ता है। इस तरीके से ये चेक होता है। जब हम ये किसी व्यक्ति को देते हैं तो वो फिर अपने बैंक में जाकर उसको जमा करा देता है। और फिर उसी तरीके से उसके बैंक में या तो वो नगद पैसा प्राप्त कर सकता है या फिर अपने बैंक में जमा करवा सकता है। ठीक है। इस तरीके से ये चेक के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं या जमा करवा सकते हैं। चेक का द्वारा किस तरीके से भुगतान किया जाता है एक बार और अपन देख लेते हैं इसके माध्यम से। चेक भुगतान करने की एक पारंपरिक तरीका है। एक ऐसा दस्तावेज है जो बैंक को आपके खाते से किसी नामित व्यक्ति या संस्था को एक निश्चित राशि का भुगतान करने का निर्देश देता है। जैसे चेक लिखने की प्रक्रिया क्या होती है, पहले तो दिनांक लगानी होती है। चेक के ऊपर ही दाहिने कोने पर वर्तमान की दिनांक लगे। ये रखे कि चेक जारी होने के 3 महीने तक वैध रखता है। अगर मान लीजिए मैंने चेक पे डेट डाल दी, यहाँ पे डेट डाल दी, तो ये कितने महीने तक चल सही रहेगा, ये 3 महीने तक ही वैध रहेगा। इसके बाद ये खत्म हो जाता है। प्राप्तकर्ता का नाम पेई नेम लिखना पड़ेगा, जहां पर जिसको भी जिस संस्था या व्यक्ति को हमारे को भुगतान करना है वहां पर उसका नाम लिखना स्पष्ट और सही शब्दों में लिखना पड़ता है। राशि पहले बॉक्स में राशि अंकों में लिखना है, फिर उसी राशि को शब्दों में लिखना है। फिर लास्ट में हमारे को क्या करना है, दाहिने कोने पर क्या करना है, साइन कर देना है। तो इस तरीके से हमारे को चेक क्या करना चाहिए, भर देना चाहिए। आगे बात समझ में। अब हम देखने वाले हैं बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां किस तरीके से काम करती है। तो बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां कौन कौन सी होती है, तो ये देखने वाले हैं हम लोग अभी। देखिए, बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। बैंक लोगों से पैसा जमा करता है। हमने देखा ना कि बैंक किस तरीके से काम करता है, हम लोग बैंकों में पैसा जमा कराते हैं। और जो पैसा जमा कराया, इस पूरे पैसे को वो अपने पास नहीं रखता। ठीक है। इसके बजाय वो केवल कुछ हिस्सा ही रखता है। इसके बजाय वो केवल एक छोटा हिस्सा अपने पास रखता है, लगभग 15%। जैसे हमने 100 रुपये जमा करवाया तो वो केवल 15 रुपये अपने पास रखेगा और बाकी को लोन के रूप में, जो लोन लेने आते हैं उनको दे देता है, कर्ज के रूप में दे देता है, लोन के रूप में दे देता है। तो बैंक जमा करता हूँ, जो जिसने पैसे जमा करवाए, जैसे मैंने पैसे जमा करवाए बैंक में, तो वो मेरे को कुछ हिस्सा ब्याज के रूप में देगा। ठीक है। क्या देगा वो, ब्याज देगा। और जो कर्जदार है उनसे क्या लेता है, वो ब्याज लेता है। इस तरीके से वो क्या करता है, बीच में मध्यस्थ का काम करता है। ठीक है। लेकिन जो जो पैसा जमा करा रहा है, जैसे उसको 3% के हिसाब से ब्याज दिया, लेकिन जिसको उसने ब्याज दिया वो देगा 6% के हिसाब से। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो 3% है वो बैंक की क्या हो गई, इनकम हो गई। यही बैंक की इनकम होती है। ठीक है। बैंक की मुख्य आय का स्रोत क्या है, ब्याज है, जो वो दिए गए ऋणों पर क्या करते हैं, वसूल करते हैं। यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होता है जो वो जमाकर्ता को देते हैं। इन दोनों ब्याज दरों के बीच का अंतर ही बैंक की आय का प्रमुख स्रोत होता है। मैंने बताया ना कि जैसे 3% तो वो जमा कराने वाले पैसों को ब्याज के रूप में देगा, और जिनको वो लोन दे रहा है उनसे 6% का लोन देगा। तो जो बीच का जो 3% है वो बैंक की क्या होगी, आय होगी। ठीक है। इस तरीके से बैंक क्या करता है, पैसा कमाता है। आगे बात समझ में, आगे देखते हैं अब। अगर सरल शब्दों में कहे, हम लोग इसको सरल शब्दों में समझे, तो जमा करता अपना पैसा बैंक में जमा कराता है। ठीक है। बैंक उस पैसे का उपयोग कर्जदार को ऋण देने के लिए करता है। कर्जदार ऋण को ब्याज के साथ चुकाता है। ठीक है। इस ब्याज में से कुछ हिस्सा जमाकर्ताओं को ब्याज के रूप में देता है और बाकी जो होता है वो बैंक का क्या होता है, लाभ होता है। इस तरीके से बैंक का जो लाभ है वो काम करता है। ठीक है। अब हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं
साग की विभिन्न स्थितियां के बारे में हम जानेंगे साग की क्या क्या स्थितियां हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला पार्ट आज आ गया और दूसरा पार्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।